हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामंड में। तो आइए फ्रेंड, जैसा कि हम लोग साइंस के क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे, हम उसी सीरीज को आगे आपके लिए लेकर आए हैं। आज फिर साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू, ठीक है। आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 एमसीक्यू। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चन जो है उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है आपको बताना है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या होती है किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यह देखेंगे कि फोकस जो होती है वह दो प्रकार की होती है, ठीक है, प्रथम और द्वितीय। मुख्य फोकस की परिभाषा जो होती है, मुख्य फोकस की परिभाषा होती है, उसके अनुसार समानांतर आने वाली किरणें जो किरणें हैं उस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जैसे समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती है तथा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस लेंस का फोकस कहा जाता है, ठीक ना, उसे उस लेंस का फोकस कहा जाता है। तो अब उत्तल लेंस में दाएं तरफ होता है और उत्तल लेंस में दाएं तरफ होता है तथा अवतल लेंस में बाएं तरफ होता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के बाएं तरफ की दिशा जो होती है वह ऋणात्मक होती है, ठीक है। लेंस के बाएं तरफ की दिशा ऋणात्मक होती है, लेकिन दाएं तरफ की दिशा जो होती है वह दाएं तरफ की दिशा धनात्मक होती है, दाएं तरफ की दिशा धनात्मक होती है, ठीक है। अवतल लेंस में भी सेम होता है, दाएं तरफ की धनात्मक बाएं तरफ की ऋणात्मक। चूंकि लेंस के दाएं तरफ होता है उत्तल लेंस, तो इसलिए इसका कारण उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी हो जाएगा वह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और अब लेंस जो वो अवतल लेंस तथा लेंस के बाएं तरफ होता है अवतल लेंस, तो इस कारण इसका ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपको उत्तल लेंस के बारे में पूछा तो आप धनात्मक याद रखेंगे, लेकिन अगर यही बात करता है हमें अवतल लेंस के, तो अवतल लेंस में ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। और तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, सॉरी यहाँ पे पढ़ते हो जाएगा पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस का पसंद करेंगे, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस पसंद करेंगे, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस पसंद करेंगे। आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दीजिए शब्दकोश क्या होता है। बहुत सारे आदमी नहीं जान रहे होंगे क्योंकि शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। डिक्शनरी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो डिक्शनरी है जो शब्दकोश, जो डिक्शनरी है। तो आप किसी भी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, जो आपका ऑप्शन सी में सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चूंकि उत्तल लेंस के मध्य में मोटा होता है तथा किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस के उपयोग से अक्षर आपको बड़े आकार में दिखाई देते हैं तथा इसकी फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है कौन सा लेंस। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है, समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के सामने जो होता है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। उत्तल दर्पण लगा रहता है क्योंकि उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र ज्यादा होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी यहाँ 9 लिखा गया है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 4 मीटर, 2 मीटर और 8 मीटर सेकंड, और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण जो 4 मीटर से आ रहा है उसकी चाल जो होता है वह समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब का चाल 2 गुना हो जाता है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड आपका दिया हुआ, इसको 2 गुना करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो आपको आंखों में जो दोष उत्पन्न होता है वह कौन सा दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैभव। तो फोकस दूरी बढ़ जाने से जो होता है वह दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और बात करें हम यहीं पे, अगर फोकस दूरी घट जाने से यानी कम हो जाने से, फोकस दूरी अगर कम हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष।
आपको बढ़ जाने का पूछा है तो आप ये याद रखेंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए, फोकस दूरी कम हो जाए, यहाँ पे बढ़ जाने की जगह पे आपको कम कर दिया जाए, तो निकट दृष्टि दोष इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभिनेत्र लेंस जो होता है वह रेटिना के बीच फोकस दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी जो है वह कम हो जाती है, जिसके कारण से निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाने से दीर्घ दृष्टि दोष होगा और कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। कौन सा लेंस लगे होते हैं? किस व्यक्ति को? जिसको दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस का उपयोग होता है? कौन सा लेंस, मतलब जो चश्मे का यूज करते हैं वो कौन सा इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, बेलनाकार, बायोफिकल लेंस। कौन सा लेंस होता है? तो ये क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो चश्मा दिया जाता है उसमें जो उत्पन्न होता है, उसमें जो लेंस का उपयोग किया जाता है वह होता है उत्तल लेंस का उपयोग। ठीक है, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें हम निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग दिया जाता है या अवतल लेंस वाला चश्मा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। विद्युत आवेश की इकाई है, तो विद्युत आवेश की इकाई है कौन सा है? तो विद्युत आवेश की इकाई, इसका ऑप्शन है आपका कूलम, वोल्ट, एम्पेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें आपको सीजीएस मात्रक का, ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक जो होता है वह स्टेट कूलम हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम हो जाएगा। ईएमयू मात्रक की बात करें अगर, तो ईएमयू मात्रक हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय होता है। ठीक है, अगर 1 कूलम बराबर अगर आपको पूछ लिया जाए, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, 3 × 10⁻⁰ स्टेट कूलम हो जाएगा। और 1 कूलम बराबर 1/10 EMU होता है। आप यह भी याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताया जा रहा है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर याद कर लेंगे, क्योंकि यह सब भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कूलम हो जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश की आप बात करें आवेश की, तो आवेश एक अदिश राशि है। आप यह भी याद रखेंगे क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश माना जाता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह था, क्या था, वह कौन था? मतलब कि कूलम थे, थेल्स थे, टॉन्स ब्राउन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो यह जो नामकरण किया गया था वह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का नाम दिया था। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश आवेशित किया जाता है। इस आवेशन पदार्थ को जो इलेक्ट्रॉन निकले गए हैं उसकी संख्या बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आवेश से को, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, आवेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकलती है उनकी संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। ठीक है, 10⁻18 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, बता दिया आपको। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दें कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम। ठीक है, तो आप इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, GTC। ठीक है, और PEN, तो GTC पेन। ठीक है, तो आप GTC पेन करके याद रखेंगे। इससे आपको याद रखना है कि यह N से है न्यूट्रॉन, यह E है इलेक्ट्रॉन, यह P है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन, जी से आप गोल्डस्टीन याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन के खोज करता हैं J थॉमसन, T से थॉमसन याद रखेंगे। और न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इसको पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा गोल्डस्टीन, थॉमसन और चैडविक, तो इलेक्ट्रॉन के कौन है? थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, आप इसके द्वारा याद रख सकते हैं GTC पेन करके। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न किसी विद्युत बल्ब पर 230 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब इसे
जब इसे 110 वोल्ट प्रचलित किया जाता है तो इसके द्वारा कितनी उपयुक्त शक्ति होती है। तो यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता दें 25 वाट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे 25 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 11 है विरोध चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है। विरोध चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है या किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है या कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है या किसी लास्ट ऑप्शन क्या है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। क्या है, आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना या प्रेरित विद्युत धारा केवल तब तक रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रहता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र सिद्धांत किस पर आधारित है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित रहता है। तो क्या होता है इसमें से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब विद्युत में तार उदासीन तार या भूमि तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, ठीक है, दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में बहुत बड़ी मात्रा विद्युत धारा में प्रभावित होती है और प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि विलयन का पीएच मान 13 हो, ठीक है, यदि विलयन का पीएच मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करके याद रखेंगे कि इसमें आपको 3 चीज़ बताया जाता है। ठीक है, एक अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये तीनों जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, कभी कभी आपको घुमा के भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको क्लियर कर देते हैं। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ठीक है, यह 3 चीज़ है। इसी से पीएच मान का क्लियर हो जाता है। पीएच मान क्या होगा इसमें, अगर 7 से कम रहेगा, ठीक है, 7 से कम रहेगा तो वह अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा, लेकिन अगर केवल 7 होगा तो वह उदासीन होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएच मान 13 है तो जो 7 से ज़्यादा है, क्लियर है, तो आपका इसमें से आंसर बताना भी नहीं होगा, आपका कौन सा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, चूँकि 7 से अधिक है। तो आप इसमें से इससे एक्स्ट्रा फैक्ट आप यह भी याद रख सकते हैं कि पीएच का खोज, यानी कि पीएच जिसको हम पीएच का सबसे पहले पुराना नाम क्या आता है, पूरा नाम पीएच का पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, और पीएच स्केल की खोज जो हुआ था वह सोरेंस द्वारा किया गया था। पीएच मान 1 से लेकर के 14 तक मापा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साधारणतः फॉस्फोरस का अनुसूत्र है, क्या है। साधारणतः साधारण ताप पर होगा। ठीक है, साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अनुसूत्र है, क्या है, P4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फॉस्फोरस का आकार जो होता है वह चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय आकार में व्यवस्थित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं की प्रकृति जो होती है वह विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? किस प्रकार दूर किया जाता है? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा, वॉरेन अवकलन विधि द्वारा, गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा या चुंबकीय विधि द्वारा? तो चुंबकीय अशुद्धि को तो सबसे पहले तो ये जान ले कि जो पदार्थ चुंबकीय है उसका ढेर जो है, उसका ढेर पट्टे के पास बनता है, और जो अचुंबकीय पदार्थ है उसका ढेर जो है पट्टे से दूर बनता है। ठीक है, उसका ढेर पट्टे से दूर बनता है। इस प्रकार शुद्ध अयस्क और अशुद्ध अयस्क को अलग अलग करके ढेर बना सकते हैं, या दोनों को पृथक हो जाते हैं। तो इसी संपूर्ण विधि को, ठीक है, इसी संपूर्ण विधि को पृथक्करण या चुंबकीय विधि पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों का अनावश्यक तत्व है, आवश्यक तत्व है कार्बनिक यौगिक का किसी और आवश्यक तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इसकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। ठीक है, प्रकृति में इसकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है, और जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अक्रिय गैस अक्रिय तत्व है। ठीक है, अक्रिय गैस यानी कि किस, हम इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस क्या हो जाएगा आपको? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वैसे हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अक्रिय गैस और भी है। जैसे आप इसमें से याद रख सकते हैं, हीलियम तो एक हो ही गया। ठीक है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अब इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप उन सबको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप याद रखेंगे अक्रिय गैस कहते किसको हैं? जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एल्किन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र है। क्या है सामान्य सूत्र एल्किन श्रेणी के यौगिक का? अब चलिए इसको भी हम एक इससे देख लेते हैं। ठीक है, एल्किन, एल्काइन और एल्केन, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आप याद रखेंगे ALKANE, एल्केन, ALKENE, एल्कीन, ALKYNE, एल्काइन। ठीक है, सबसे पहले एल्कीन का आप याद रखेंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, CnH2n। ठीक, तो आपका इसका करेक्ट आंसर तो CnH2n सही हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन का। लेकिन अब बात करें अगर एल्काइन पूछ ले आपको या एल्केन पूछ ले, तो सबसे पहले आप याद यह रखेंगे कि एल्केन में आप +2 कर देंगे और एल्कीन में -2 कर देंगे। किस में प्लस में -2 करेंगे? तो अगर आपको एल्केन का पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे CnH2n +2। ठीक है, यह आपका एल्कीन का हो जाएगा। और इसी में अगर हम -2 जोड़ देंगे तो यह एल्कीन का हो जाएगा। ठीक है, आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का याद रखेंगे, चूंकि तीनों में से किसी भी एक तीनों में से किसी एक का तो आपको आना ही है किसी न किसी एग्जाम में, खासकर बोर्ड एग्जाम में तो तीनों में से कोई एक हर एक बार आता ही है लगभग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? ईथर का, कास्टिक पोटास का, अल्कोहल का, गंधकामल का। तो अपमार्जक परवल अम्ल एवं परवल क्षार के लवण होते हैं। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। इन्हें बनाने में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तत्व की धात्विक प्रकृति घटती है, या संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन से त्याग करते हैं, या इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। क्या हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो देखना है कौन सा कथन असत्य पूछा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता क्या है कि धात्विक प्रकृति जिसको हम मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो वह बाएं से दाएं जाने पर घटती है। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो इसको गलत, हमको असत्य पूछा गया, गलत पूछो कौन सा है, ये तो नहीं होगा। चलिए अगले को चलते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो बिल्कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, यह भी सही है स्टेटमेंट है, यह भी, इसका भी यह सही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अगर आप
तीसरे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। तो क्या परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं बाएं से दाएं जाने पर? तो बिल्कुल नहीं। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन इसका आपका सही एग्जाम्पल है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। लिथियम में क्या बाह्य इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 1, ठीक है, यह तो आसानी से दान कर देगा। लेकिन अगर बेरिलियम की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे दान करने के लिए या इसे मतलब क्या कहते हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2 बार ऊर्जा देना पड़ेगा। और बोरॉन में तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको देने के लिए 3 बार ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। यह और भी ज़्यादा कठिन होगा। तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता, ठीक है। यह जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह स्टेटमेंट आपका गलत है, असत्य है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। अब एक बात याद रखेंगे कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कब करेंगे? जब धात्विक प्रकृति बढ़ती है, ठीक ना। तो यहाँ तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया घटती है। तो जब बढ़ती है तब वो आसानी से त्याग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो घटती हुई बताई गई है। तो आपको असत्य पूछा गया था, तो इसका असत्य यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रोटीन, ऑक्सीजन, विटामिन, वसा। आपको करेक्ट आंसर बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है जो महत्वपूर्ण विधि द्वारा परिपूर्ण रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। श्वसन की क्रिया होती है। क्या होती है श्वसन की क्रिया? साइटोप्लाज्म से, माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में, हरित लवक में। तो श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन एक ऊर्जा उन्मोचन प्रक्रिया है, ठीक है। श्वसन की क्रिया भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिससे उनमें संचेतित ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा का जो कुछ भाग है वह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अंडाणु निषेचित होता है। कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में, या अंडाशय से। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जंतुओं के मादा और अंडाणु के नर, जंतुओं के मादा और अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकत्र हो जाते हैं, ठीक है, एकाकार हो जाते हैं जो और नए जीव का सर्जन करते हैं। इस निषेचन को यह फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपको पूछा गया निषेचन होता कहाँ है, ठीक है। तो यह निषेचन जो होता है वह फैलोपियन नालिका में होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? ऑप्शन है आपका 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आपको 5 लीटर के लगभग खून होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? वह कुछ दिनों से लेकर के 120 दिन तक होता है, ठीक है, 120 दिन तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 27 नंबर क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 या 80/120, 120/60 या 60/120। तो स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर जो होता है वह 120/80 होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिब्रेलिन का, साइटोकाइनिन का, एब्सिक अम्ल का, सभी का। तो पत्तियों का जो मुरझाना है वह अब्सोसिक अम्ल जो आपका ऑप्शन सी में है, अब्सोसिक अम्ल के कारण ही यह हो पाता है, ठीक है। चूँकि पत्तियों और पौधों का मुरझाना जो यह अब्सोसिक अम्ल हार्मोन है उसके प्रभाव के कारण ही एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। उसके प्रभाव के कारण यह एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है जो पौधे में पतझड़ को प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, या फिर खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो
तो देखिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यह आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। असुरक्षित यौन के संपर्क में से आपको एड्स हो सकता है। बात करें अगर इसके और भी कारण की तो इसको सामान्यतः 3-4 कारण हैं इसके, ठीक है। जैसे उनमें से एक आपका ये हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क, दूसरा हो जाएगा रक्तों का आदान प्रदान, ठीक है, रक्तों का आदान प्रदान, एक मिनट, रक्तों का आदान प्रदान, ब्लड लेन देन से भी हो जाता है। अगर ब्लड आप जिसको दे रहे हैं, ले रहे हैं, जिससे ले रहे हैं एटलीस्ट तो उसमें अगर उसको एड्स है तो वह भी आपको हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है। या कभी कभार होता क्या है कि किसी नाई के पास अगर वह एड्स वाले रोगियों से एड्स वाले रोगियों को अगर उसी ब्लेड से जैसे कि अगर वह ब्लेड वो यूज किया है, उसी ब्लेड को अगर आप यूज करते हैं तो इससे भी होने का संपर्क रहता है या उससे भी होने के चांसेस होते हैं। माँ से शिशु के संक्रमण द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके 2-4 कारण हैं जिसमें आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग असुरक्षित यौन संपर्क एक मेन कारण है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर ले इसके लक्षण की, तो क्या लक्षण है इसके एड्स के, क्या लक्षण है। तो इसका मेन और लक्षण है बुखार होना, ठीक है, बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, ठीक है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द, पसीना आना, पसीना भी खास तौर पे रात में आना, etc, यही सब चीज़ ऑप्शन है, ठीक है। यही सब आपका लक्षण है इसका, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आप इसका डेट बताइए कमेंट में। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। चमगादड़ और पक्षी का जो पंख होता है वह किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। समजात अंग का या समरूप अंग, अवशोषी अंग, इनमें से कोई नहीं, किस प्रकार के अंग का है। तो सबसे पहले आप यहाँ यह याद रखेंगे कि चमगादड़ और पक्षी का पंख जो है यह दोनों का कार्य क्या है, ठीक है। यह दोनों का कार्य क्या है, कार्य सेम है, क्या है कार्य जो भी है सेम है, जो भी है क्या है मतलब उड़ने का है, ठीक है। इससे होता क्या है चमगादड़ से, और चमगादड़ और पक्षी का पंख से क्या करता है, कार्य क्या है इन दोनों का, उड़ने का कार्य है, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपका ऑप्शन ए है समजात। समजात में क्या होता है कि जिसकी आधारभूत रचना, ठीक है, आधारभूत रचना समान होती है लेकिन कार्य जो है वह डिफरेंट होता है, ठीक है। ERENT होगा, ठीक है। डिफरेंट स्पेलिंग थोड़ा एरर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कार्य जो है वह विभिन्न होगा, ठीक है, भिन्न प्रकार का होगा। तो आपको इसमें से आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कार्य सेम होना चाहिए, तो यह नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए जो है खत्म हो गया। चलिए बी की ओर चलते हैं। बी में क्या है कि आधारभूत रचना तो भिन्न होता है, इसका आधारभूत रचना भिन्न होता है, लेकिन कार्य जो है वह समान होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों का भी कार्य समान था, उड़ने का कार्य था। समरूप का भी यही मतलब समरूप अंग का भी यही ये है नियम है कि आपको आधारभूत रचना जो है वह समान नहीं होगा, लेकिन कार्य जो है वह समान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी समरूप अंग हो जाएगा, ठीक है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार का अंग है, समरूप प्रकार का अंग है। अब बात करें अवशोषी के, तो अवशोषी क्या है, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। खैर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना तो समानता होती है, मूल रचना में समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उसके बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया ऊपर में कि जो है मूल रचना समान होती है, ठीक है, लेकिन कार्य में परिवर्तन, उनके बाह्य कार्य में परिवर्तन होता है। तो कार्य में परिवर्तन क्या है, जैसे कि समजात वाला अंग, ठीक है। इसका समजात अंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है संरचना समान होगा, लेकिन कार्य अलग होगा, भिन्न प्रकार का होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर समजात अंग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, वन तालाब का, झील तालाब, बगीचा खेत, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उदाहरण है यह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बगीचा खेत का जो है कृत्रिम परितंत्र उदाहरण है, मेन उदाहरण है, ठीक है। कृत्रिम परितंत्र जो है उदाहरण है उसका बगीचा और खेत का। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मटर को अपने प्रयोग
में लिए मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर का जो पौधे पर प्रयोग किया था वो कौन किया था? मेंडल द्वारा, डार्विन द्वारा, लामार्क, खुराना, किसके द्वारा किया गया था इस पे मटर पर प्रयोग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल ने। मेंडल के द्वारा किया गया था मटर के पौधे पर आनुवांशिकी का खोज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो आपको करेक्ट आंसर पता होगा, 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन, 245 दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है वह जो होती है 270 दिन की होती है। ठीक है, 270 दिन की होती है, यानी कि 9 मंथ जिसको हम बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट पदार्थों में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह गैस निकलता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में ऊर्जा का कौन सा मुख्य स्रोत है? कोयला है, सूर्य है, पानी है, कागज है। तो प्रकृति में सूर्य जो है वह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? जैव निम्नकरणीय, नवीकरणीय हो जाएगा, जैव नवीकरणीय, निम्नकरणीय या अजैविक कारक, अकीर्य, पर्यावरण, क्या कहलाते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं? तो जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह तो जैविक निम्नकरणीय कहलाते हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें नहीं लगा हुआ रहे, जो अपघटित यहाँ पे लगा रहे नहीं होते हैं, वह क्या कहलाएगा? वह आपका अजैविक कारक कहलाएगा। ठीक है, अजैविक कारक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अमीटर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से किसे मापा जाता है? धारा को, आवेश को, विद्युत विभव को, विद्युत शक्ति को। तो किसी भी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को, ठीक है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है अमीटर। ठीक है, अमीटर से विद्युत धारा की मापन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वह उपकरण जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है, जनरेटर विद्युत मोटर दोनों कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड हम आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देते हैं। जो डायनमो होता है ना, डायनमो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, यहाँ तो दिया हुआ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में बदले उसको हम डायनमो बोलेंगे। ठीक है, याद रख लेंगे, डायनमो बोलेंगे। अगर बात करें हम रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए रासायनिक ऊर्जा से, ठीक है, प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोमबत्ती इसका करेक्ट एग्जांपल या मोमबत्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो लाउड स्पीकर करता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बताते हैं हम। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे, इतने सारे एक्स्ट्रा को भी याद रखेंगे, किसी भी चीज़ कोई भी आपको पूछ लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण का सूत्र, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र आपको पता होगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो अब बात करें अगर यहाँ पे v की, तो यह है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, ठीक है, और f है फोकस दूरी के बीच संबंध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस के द्वारा हटाया जाता है या ठीक किया जाता है? ठीक है,
उत्तल लेंस के द्वारा अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो आप यहाँ पे यह चीज़ याद रखेंगे। ये तो निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, सॉरी। लेकिन अगर आपको दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछ ले, दूर दृष्टि दोष, तो यह क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए या इसको हटाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए या ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यह दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको आप अलग अलग करके याद रख लेंगे या अभी नोट डाउन कर लेंगे। यह काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो जनन अंग है वह कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो पादप एक जनन अंग है, आप जानते हैं। पौधे में जो है वह जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक लैंगिक पुष्प और द्विलैंगिक पुष्प। ठीक है, तो यह होता है एक लैंगिक पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं, या द्विलैंगिक पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प में। ठीक है, पौधे का जो जनन अंग होता है वह पुष्प में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। देखिए अभी हम आपको शायद ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया। इसमें आपको नाम दे दिया गया है, कौन किया था, मेंडल ने किया था आनुवांशिकी का प्रयोग किस पौधे के लिए। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, लेकिन आंसर आपका सेम हो जाएगा। मटर के पौधे पर ही मेंडल ने अपना आनुवांशिकी का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो इसका करेक्टली आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, पहला नियम हो जाएगा आपको, पहला नियम क्या हो जाएगा, आप नोट डाउन करते जाएंगे इसको। पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा। ठीक है, एक ही तल पर होगा या एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, परावर्तन के पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दोनों नियम याद रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन देखिए इस तरह से लिखा हुआ, 10 टू द पावर 18 है या 8 है, जो भी है 10 टू द पावर 8 है पावर में। ठीक है, ये आपको टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की इसी का आंसर बताएंगे आप, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसी तरह से देखेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर में दिया हुआ आपका। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, प्रकाश की चाल को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम प्रायः सी से सूचित करते हैं। ठीक है, जिसकी चाल क्या हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.8 इंटू 10 टू दी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने का दर्पण, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाली दर्पण अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब, एक मिनट, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले तो यह याद रखेंगे आप कि मोटर चालक को पीछे की चीज़ देखनी होती है, जिसे सामने दर्पण, इसके लिए उसके सामने दर्पण लगा होता है। ठीक है, लगा होना चाहिए, जिससे कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात पीछे की वस्तु का प्रतिबिंब वह देख सके। ठीक है, और दोस्तों समतल दर्पण जो होगा वह सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण जो होता है वह सीधा होता है,
और उत्तल दर्पण जो होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। और जिससे अवतल दर्पण में क्या होता है, इस प्रकार का होगा। और अवतल दर्पण जिससे अधिक से अधिक उसका जो वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा और आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा, सॉरी उत्तल दर्पण सही हो जाएगा, दर्पण को पूछा आपको। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन है मेरा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो आप जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या r होती है वह फोकस की 2 गुनी होती है, ठीक है। फोकस की 2 गुनी होती है, वक्रता त्रिज्या r फोकस की 2 गुनी होती है। इसलिए इसका आपको अब देखिए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह हो जाएगा f बराबर r/2। क्या होगा ये, क्योंकि ये 2 जो है इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो आपका f बराबर r/2 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी में है, f बराबर r/2 जो कि सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें प्लीज़, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।